नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग के संदर्भ में हम एक नया चैप्टर 7 चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करेंगे, जो वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है उसके बारे में इसके अंदर हमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। अब वाष्पोत्सर्जन को यदि परिभाषित किया जाए तो उसके आधार पर हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि पादप, ये परिभाषा को समझने से पहले हम थोड़ी सी कुछ सामान्य बातें जो हैं उनको देखते हैं। जैसे एक पादप जो है वो जमीन से या मृदा से जल को अवशोषित करता है जड़ के द्वारा, और फिर उसे वो तने के द्वारा ऊपर की ओर रसारोहण की क्रिया के द्वारा पहुंचा देता है। ये इस जल को पत्तियों तक या पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जहां पर इन कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में होने वाली उपापचय क्रियाओं में जल का उपयोग जो है वो कर लिया जाता है। लेकिन जितना भी जल का सारा उपयोग किया जाता है पादप के द्वारा, उसकी मात्रा बहुत कम होती है जितना जल अवशोषित होता है उसकी तुलना में। इसका मतलब जल का अधिकांश भाग जो है वो काम में नहीं आता है। इस अधिकांश भाग को पादप की पत्तियां जो हैं वो क्या करती है, बाहर उत्सर्जित कर देती है या बाहर वाष्प के रूप में निकाल देती हैं। मुख्य रूप से पत्तियां, इसके अलावा पत्तियों के अलावा भी कुछ अन्य वायुवीय भाग हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाष्प बाहर उत्सर्जित होती है या वाष्प के रूप में जो जल का उत्सर्जन होता है वही क्या है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पादप के वायुवीय भाग द्वारा होने वाली जल की हानि, या जल की हानि जो किस रूप में होती है, वाष्प के रूप में, यही क्या है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाएगी। तो पादप के वायुवीय भाग द्वारा होने वाली जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, जो सामान्य सी बात है, नॉर्मल सीधा सा है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। तो पादप का वायुवीय भाग जो है वो जल को वायु में वाष्प के रूप में बाहर छोड़ देता है, यही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और देखेंगे, वो है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। अब पादप के कौन से भाग द्वारा, वायुवीय भाग जो हैं उनके द्वारा होने वाली जल की हानि है वो वाष्पोत्सर्जन है। अब वायु में पाए जाने वाले कौन कौन से भाग, वायु में तना भी होता है, शाखाएं भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, और पत्तियों के ऊपर या तने के ऊपर कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। उनके आधार पर वाष्पोत्सर्जन जो है इसके प्रकार होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार जो हैं उनकी हम बात करें तो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है इसको हमें 3 भागों में या 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के 3 जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं: रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये पादप भाग जिनसे वाष्पोत्सर्जन होता है उनके आधार पर ये 3 प्रकार हैं। एक पहले प्रकार का जो है वो कहलाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है रंध्र के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन, या पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी इसको हम कहते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन का सबसे मुख्य प्रकार है। और लगभग 50% से 97%, अधिकांश पादपों में 90% से ऊपर जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के रूप में ही होता है। रंध्र जो है वो पर्ण की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी पूरी संरचना जो है वो इसी पाठ में जस्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो पर्ण की सतह पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म छिद्र या रंध्र होते हैं उनसे सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये वाष्पोत्सर्जन का मुख्य प्रकार है, और मुख्य रूप से इस पाठ के अंदर हम जो वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि वगैरह पढ़ेंगे वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा जो है वो है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचा के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन, पर्ण की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है, खास तौर से पर्ण की ऊपरी सतह जो सीधे प्रकाश के संपर्क में रहती है या सीधे खुले संपर्क में रहती है, जिस पर सीधा प्रकाश गिरता है, उसके ऊपर उपत्वचा की एक पतली परत पाई जाती है। और ये उपत्वचा की पतली परत जो है वो वायुरोधी होती है।
जलरोधी होती है, जिससे जल का सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। उप त्वचा सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए ही होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर ये उप त्वचा जो है वो या तो टूटी हुई होती है या फिर बहुत पतली होती है, तो इससे थोड़ा बहुत वाष्पोत्सर्जन जो है वो हो जाता है। कुछ लगभग 2 से 5% जो है वो वाष्पोत्सर्जन उप त्वचा के द्वारा भी होता है। और तीसरा जो है वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। काष्ठीय पादप जो होते हैं उनमें जो उनका तना होता है, उन पर जब छाल बन जाती है तो उस छाल के भीतर की तरफ छोटे छोटे रंध्र या छोटी छोटी दरारें पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं वातरंध्र। और इन वातरंध्रों से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है वो क्या कहलाएगा? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो ये मुख्य रूप से शाखा, तने या फिर फल वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले वातरंध्रों के द्वारा होता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन हो गया। पर्णरंध्र से होने वाला वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, पर्ण पर पाए जाने वाली उपत्वचा से होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और पर्ण पर उपस्थित वातरंध्रों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होता है, लगभग 0.1% जो है वह वाष्पोत्सर्जन जो है वो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के रूप में होगा। अब इसमें हम मुख्य रूप से ये जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है इसकी क्रिया विधि वगैरह जो है वो पढ़ेंगे, या पूरी क्रिया विधि वगैरह के बारे में हम देखें तो वो केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? इसे रंध्रीय या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में। अब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में सीधा सा पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो है वो होता क्या है। तो पर्ण की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन वही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है। और मुख्य रूप से जब हम वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो वो एक तरह से रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बातें करते हैं। अब रंध्र जो है उनकी उपस्थिति कहाँ पर पाई जाती है, इसके आधार पर हम देखें। एक पर्ण जो है वो इस प्रकार से स्थित होती है एक पादप पर, और इस प्रकार से इसकी जो स्थिति होती है, पर्ण का लगे रहने का जो विन्यास होता है उसके आधार पर रंध्रों की उपस्थिति जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। पर्ण पर 2 सतहें होती हैं, एक होती है ऊपरी सतह और एक होती है निचली सतह। जैसे कोई भी पत्ती, जैसे पीपल वगैरह या कोई दूसरा पौधा है, उसकी पत्ती जो है वो इस प्रकार से लगी हुई रहती है, तो जिसके ऊपर प्रकाश सीधा गिरता है वो है उसकी ऊपरी सतह, और जो छाया वाले भाग में रहती है जिस पर प्रकाश सीधा नहीं गिरता वो है उसकी निचली सतह। अब रंध्र जो है उनकी उपस्थिति पर्ण पर अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। इसके आधार पर यदि हम देखें तो पर्ण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पर्ण के प्रकार किसके आधार पर? रंध्र उपस्थिति के आधार पर उसके कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। एक जो है वो कहलाती है ऊपरी रंध्री या फिर अधो रंध्री वाष्पोत्सर्जन, अधो रंध्री पर्ण। एक कहलाती है उभय रंध्री पर्ण, और तीसरी जो है वो कहलाती है अधिरंध्री पर्ण। अब क्रम के अनुसार यदि हम देखें तो इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अधिरंध्री, अधि का मतलब होता है ऊपर वाली सतह, तो जिसमें पर्ण की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर रंध्रे अनुपस्थित होते हैं, ऐसी पत्तियां जो है वो क्या कहलाती हैं? अधिरंध्री पर्ण कहलाती हैं। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादप जो ज्यादातर होते हैं उनकी पत्तियां जो है वो अधिरंध्री प्रकार की ही होती हैं। तो अधिरंध्री पर्ण जो है वो किसे कहेंगे? सीधा सा है पर्ण, ऐसी पर्ण जिसकी केवल ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं वे ऊपरी रंध्री पर्ण या अधिरंध्री पर्ण कहलाते हैं। और उनके ऊपरी सतह पर रंध्रों की उपस्थिति जो मिलती है उनके उदाहरण वगैरह में हम देखें, जैसे बरगद है, पीपल है, सेब है, इसमें मिलते हैं। तो सामान्यतः इन्हें सेब प्रकार की पत्तियां जो है वो भी कहा जाता है। दूसरी है उभय रंध्री पर्ण। उभय का मतलब होता है दोनों, तो पर्ण जो है वो दोनों सतहों पर उपस्थित होते हैं, ऊपरी सतह पर भी मिलते हैं और निचली सतह पर भी मिलते हैं। जैसे सामान्यतः घास कुल की पत्तियां, जैसे जौ है, बाजरा है, गेहूं है, जई है, इनकी पत्तियां, इनकी दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं। ऐसे पत्तियों को जई प्रकार की पत्तियां जो है वो भी कहा जाता है। और तीसरी जो है वो है अधोरंध्री पर्ण। अधो का मतलब होता है निचली सतह, तो इसका मतलब सीधा सा नाम से स्पष्ट हो गया, इनमें पर्ण जो है उसकी केवल निचली सतह पर रंध्रे पाए जाते हैं।
निचली सतह पर जो रंध्र मिलते हैं ये सामान्यतः मिलते हैं सेव प्रकार की पत्तियों में। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बता दिया, आप थोड़ा सा इसको फिर से ध्यान में रखेंगे। ये है सेव प्रकार की पत्तियां और ये जो हैं वो कहलाती हैं कुमुदनी प्रकार की पत्तियां। अब इनके आधार पर या वाटर लिली टाइप की पत्तियां जो है वो इन्हें कहा जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली है अधोरंध्री पर्ण। अधोरंध्री पर्ण जिनमें पर्ण जो है उसकी केवल निचली सतह पर रंध्र मिलते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र जो है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ज्यादातर पत्तियां इसी प्रकार की होती हैं जो सेव प्रकार की पत्तियां हैं। उभयरंध्री पर्ण दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। और अधिरंध्री पर्ण जिसमें पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते। कुमुदनी जो है वो एक जल प्लावी पादप है। ये जो जल की सतह होती है इसकी सतह के ऊपर पाई जाती हैं पत्तियां। अब इनकी निचली सतह जो होती है पर्ण की वो तो क्या होती है, जल के संपर्क में रहती है, इसलिए केवल ऊपरी सतह पर ही रंध्र उपस्थित होते हैं। और ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित होने के कारण से अधिरंध्री पर्ण हो गई। और जल प्लावी पादप जैसे कमल है, सिंगाड़ा है, कुमुदनी है, इनमें इस प्रकार की पत्तियां मिलती हैं। तो इस आधार पर हम देखें तो 3 प्रकार की पत्तियां हो गई, अधोरंध्री पर्ण, उभयरंध्री पर्ण और अधिरंध्री पर्ण। सीधा सा है, लास्ट में एक बार फिर से देख ले। अधोरंध्री पर्ण वे पर्ण जिनमें केवल निचली सतह पर पर्ण रंध्र पाए जाते हैं। सेव जो है वो इसका उदाहरण है, इसलिए इन्हें सेव प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। उभयरंध्री पर्ण, पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं, इन्हें जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। और अधिरंध्री पर्ण जिनमें पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर रंध्र अनुपस्थित होते हैं, वे कहलाते हैं कुमुदनी प्रकार की पत्तियां। तो इससे इस आधार पर यदि हम देखें तो पत्तियां जो हैं उनके 3 प्रकार हो गए। अब इसके बाद में हमें इसमें देखें तो मुख्य रूप से रंध्री वाष्पोत्सर्जन जो पर्ण रंध्र के द्वारा होता है। अब रंध्र जो है उसकी संरचना जो हो वो किस प्रकार की होगी, क्योंकि इस पाठ में हमें लास्ट में क्या पढ़ना है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि या वाष्पोत्सर्जन की जो मैकेनिज्म है, कार्य प्रणाली है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें पहले रंध्र की जो संरचना है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रंध्र जो है उन्हीं से मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन होता है। जब वे बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, जब वे खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है। अब रंध्र कैसे खुलते हैं या बंद होते हैं तो उससे पहले हमें रंध्र की जो संरचना है उसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम रंध्र की संरचना है उसको देखते हैं। तो एक प्रारूपिक रंध्र जो है उसकी हम यहाँ पर संरचना देखें तो प्रारूपिक रंध्र जो है वह है पर्ण की सतह पर, सामान्यतः देखें तो पर्ण की निचली सतह पर पाए जाते हैं। वैसे कौन सी सतह पर मिलते हैं उसके आधार पर पत्तियों के प्रकार वगैरह हमने पढ़े हैं। अब जैसे भी हों, चाहे किसी भी सतह पर मिले, रंध्र जो है वो पत्ती जो है उसकी सतह पर पाए जाने वाले क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ये पर्ण है, इसके पर्ण पर यदि हम इसे देखें तो माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देती है। इस तरह से यूं दरार रूपी छिद्र पाए जाते हैं पर्ण की सतह पर, असंख्य छिद्र। ये जो छिद्र हैं इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं। तो पर्णरंध्र एक दरार रूपी छिद्र होता है जो पर्ण की सतह पर पाया जाता है। यह छिद्र जो है, इस छिद्र को 2 विशेष कोशिकाएं घेरे हुए रहती हैं और ये दोनों कोशिकाएं जो हैं, इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है द्वार कोशिकाएं। ये एक द्वार कोशिका हो गई, ये एक दूसरी द्वार कोशिका। तो एक प्रारूपिक रंध्र एक दरार रूपी छिद्र होता है जो 2 द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है। ये द्वार कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन द्वार कोशिकाओं की जो भीतरी भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति होती है, वो मोटी होती है, जबकि बाह्य भित्ति जो है वो उसकी तुलना में क्या होती है, पतली होती है। हालांकि दोनों भित्तियां जो हो अनुप्रस्थ तंतुओं के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए जब एक भित्ति में खिंचाव होता है तो दूसरी भित्ति जो है उसमें भी खिंचाव होगा। ये महत्वपूर्ण बात होती है रंध्र की खुलने की क्रिया विधि के संदर्भ में। तो ये द्वार कोशिकाएं होंगी। अब द्वार कोशिकाओं की एक और विशेषता मिलती है। सामान्यतः यदि हम देखें तो पर्ण की सबसे बाहर वाला जो भाग होता है, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के बीच बीच में पाए जाते हैं ये रंध्र। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन द्वार कोशिकाएं विशेष हैं, इन द्वार कोशिकाओं में हरित लवक मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात होगी। इसके अलावा एक केंद्रक है, बाकी हरित लवक इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो एक रंध्र और उसको घेरे हुए 2 द्वार कोशिकाएं हो गई। द्वार कोशिकाएं विशेष प्रकार की, जिनकी आकृति जो है वो वृक्क आकार की या सेम के बीज की आकृति की होती है, जिसकी भीतरी सतह जो है वो अवतल सतह होती है, बाहरी सतह जो है वो उभरी हुई यानी उत्तल सतह होती है। और आंतरिक भित्ति मोटी, बाह्य भित्ति पतली होती है और इनमें हरित लवक पाए जाते हैं।
इनको घेरे हुए रहती हैं कई सारी अन्य कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इन सहायक कोशिकाओं की संख्या जो है वो जरूरी नहीं है इस चित्र में जैसे यहाँ पर 3 3 6 और एक साथ बनाई है 7 ही होती हैं। इनकी संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो रंध्र में द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें सहायक कोशिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि रंध्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रण जो है वो तो करती हैं द्वार कोशिकाएं, लेकिन उन द्वार कोशिकाओं की सहायता जो है यानी रंध्र के खुलने और बंद होने में द्वार कोशिकाओं की सहायता करती हैं ये बाहर की ओर स्थित कोशिकाएं, इसलिए इन्हें सहायक कोशिकाएं जो है वो भी कहा जाता है। अब यहाँ पर रंध्र खुलते और बंद होने का मतलब क्या होगा, ये जो है वो एक खुला हुआ रंध्र है या खुले हुए रंध्र की ये स्थिति है। जब रंध्र बंद होता है तो उस स्थिति में उनकी जो आंतरिक सतह होती है या आंतरिक भित्ति है वो इस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है। ये द्वार कोशिका, ये दूसरी द्वार कोशिका और इनकी आंतरिक भित्ति यूं टच में आ गई, इस तरह से द्वार बंद हो गए। तो द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से हैं, ये स्थिति है तो रंध्र खुले हुए हैं, ये स्थिति हो गई तो रंध्र जो है वो क्या हो गए, बंदे हो गए। तो ये द्वार कोशिकाओं की विशेष संरचना है। अब यहाँ पर पर्णरंध्र, द्वार कोशिका और सहायक कोशिकाएं ये मिलकर एक उपकरण की तरह से काम करती हैं जिसके कारण से रंध्र खुलता और बंद होता है, इसलिए इसे रंध्री उपकरण जो है वो भी कहा जाता है। द्वार कोशिकाओं में ध्यान में रखें, द्वार कोशिकाएं जब स्फीत अवस्था में आती हैं यानी द्वार कोशिकाएं जब फूली हुई होती हैं तो रंध्रे खुलते हैं या रंध्रे खुले होते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं होती हैं स्लथ अवस्था में यानी पिचकी हुई अवस्था में तब रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या होगा, ये द्वार कोशिका यहाँ पर है और ये एक सामान्य रंध्र है। जब द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश होता है तो द्वार कोशिकाओं का जो आकार है वो क्या होगा, फूलेगा या द्वार कोशिकाएं फूलती हैं, और जब वे फूलती हैं तो उनकी जो बाहर वाली सतह होती है, जो पतली सतह होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर फैलती है। ये इस ओर फैलेगी, ये इस ओर फैलेगी, और इसके कारण से ये भीतरी सतह जो है उसको भी क्या करती है, बाहर की ओर खींचती है, और उसके कारण से रंध्र जो है वो यूं ओपन कंडीशन में या खुली हुई अवस्था में आ जाते हैं। तो द्वार कोशिकाओं में जब स्फीतता आती है या द्वार कोशिकाएं जब स्फीत होती हैं या फूलती हैं तो रंध्र खुले होते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं बंद होती हैं, स्लथ होती हैं, तो स्लथ होने पर ये भित्ति ढीली होती है तो ये भी ढीली होगी, और प्रत्यास्था के कारण से ये भीतर की ओर आएगी, ये भी भीतर की ओर आएगी। जैसे हम एक दरवाजा बंद करते हैं वैसे ही ये भी बंद हो जाता है। तो सीधा सा ध्यान में रखें, ये रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। इनके स्फीत अवस्था में होने पर रंध्र खुलते हैं और इनके स्लथ अवस्था में होने पर रंध्रे बंदे होते हैं। अब इसके बाद में हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि पढ़ते हैं, तो इसका मतलब द्वार रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि ही हो गई। तो हम इस पाठ में जो मुख्य चीज है वो पढ़ेंगे, हालांकि इसको भी डायग्राम के रूप में जरूर ध्यान में रखना है। आपको नोट्स जो है वो उपलब्ध करवाए हुए हैं, उसमें से ये डायग्राम जो है वो बना लें, रंध्र की संरचना वगैरह जो है वो नोट कर लें। इसके बाद में अगले बिंदु पर हम आते हैं, वो है रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि। तो यहाँ पर हम इसमें मुख्य भाग जो है उसमें आते हैं, जो है वो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि जो है उसको स्पष्ट करते हैं। अब रंध्र कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, या सामान्य स्थिति में यदि हम देखें तो रंध्र दिन के समय खुलते हैं, रात के समय बंद होते हैं। तो वो दिन के समय खुलते क्यों हैं और रात के समय बंद क्यों हो जाते हैं, इसको समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत या परिकल्पनाएं जो हैं वो प्रतिपादित की गई हैं। इसमें हम मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं जो हैं वो पढ़ेंगे। एक मंड शर्करा परिकल्पना, दूसरी स्टीवर्ड की परिकल्पना या स्टीवर्ड की अवधारणा, और तीसरी जो है वो पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत जो है वर्तमान में वो है पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, जो लेविट के द्वारा दिया गया था, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मंड शर्करा परिकल्पना जो है उसकी बात करते हैं। तो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि को स्पष्ट किया गया J.D. सायरे के द्वारा मंड शर्करा परिकल्पना के द्वारा। अब ये मंड शर्करा परिकल्पना जो है वो है क्या, उसके लिए हम देखें। इसके लिए रंध्र की जो संरचना है उसी को ध्यान में रखें। ये रंध्रे और ये इसको घेरे हुए द्वार कोशिका, एक द्वार कोशिका और दूसरी ओर दूसरी द्वार कोशिका, ये इस प्रकार से द्वार कोशिकाएं स्थित है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और बड़े रूप में देख लेते हैं ताकि सारी चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये रंध्र को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर दें, और ये इसके बाहर की तरफ उपस्थित एक द्वार कोशिका हो गई, और ये इसमें दूसरी ओर स्थित दूसरी द्वार कोशिका हो गई,
और ये इसके बाहर स्थित हो गई ये सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाएं इन द्वार कोशिकाओं की सहायता करती हैं। अब यहाँ पर इन द्वार कोशिकाओं में परिवर्तन आता है और द्वार कोशिकाओं में आने वाला जो परिवर्तन है वह क्या करता है, द्वार कोशिका को या तो स्थित अवस्था में या फिर चलत अवस्था में ले आता है, जिसके कारण से द्वार कोशिकाएं जो है वो रंध्र को खोलती या फिर बंद करती हैं। सामान्य स्थिति में दिन के समय रंध्र जो है वो खुलते हैं। अब दिन के समय रंध्र क्यों खुलते हैं उसका कारण देखें। जब रंध्र खुलते हैं उसकी क्रियाविधि को हम समझें तो उससे पहले चीज ये ध्यान में रखें कि रंध्र जो है वो कैसे होते हैं, बंद स्थिति में। तो रंध्र बंद स्थिति में होते हैं फिर ये खुलेंगे। अब इसका कारण क्या होगा, दिन के समय सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या होगा, पत्तियों पर गिरेगा। पत्तियों पर गिरेगा तो द्वार कोशिका पर भी गिरेगा और द्वार कोशिकाओं में क्या होते हैं, हरित लवक, और हरित लवक की उपस्थिति के कारण से इन द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होगा। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है द्वार कोशिका में, जबकि पास में जो सहायक कोशिकाएं उनमें हरित लवक नहीं होते, इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अब इनमें जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका मतलब उनमें CO2 का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 काम में आती है तो CO2 का उपयोग होगा। अब CO2 जल के साथ में मिलकर बनाती है कार्बनिक अम्ल, यानी CO2 अम्लीयता को बढ़ाने का काम करती है कोशिका में। अब CO2 का उपयोग हो रहा है, इसका मतलब CO2 की कमी हो रही है, और CO2 की कमी जब होती है तो अम्लीयता जो है वो तो घटती है और क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता का बढ़ने का मतलब है pH मान में वृद्धि। तो दिन के समय द्वार कोशिकाओं में pH का मान बढ़ता है और इस बढ़ी हुई pH पर इन कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक एंजाइम फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाता है। और ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, ये मंड जो इन पादप कोशिकाओं में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है, मंड या स्टार्च, ये इस स्टार्च को अपघटित करके बदल देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। तो इसे ये ग्लूकोज में रूपांतरित कर देती है, या कह सकते हैं इनके कारण से ग्लूकोज जो है वो बनता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो बनता है, वो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अवस्था में ये आ जाता है। तो इस कारण से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो क्या है, विलेय है, ये जल में या जीवद्रव्य में विलेय है। अब इसके कारण से सीधा सा ये देखें तो इसमें विलेय की मात्रा बढ़ गई, और विलेय की मात्रा बढ़ने का मतलब पीछे वाले पाठों में हमने पढ़ा है, विलेय की मात्रा बढ़ने का मतलब यहाँ पर हो गया इसमें OP का मान है वो बढ़ गया, या इसमें DPD का मान जो है वो क्या हो गया, अधिक हो गया। तो विलेय की मात्रा बढ़ने के कारण से इसका परासरण दाब या इसकी विसरण दाब न्यूनता जो है वो अधिक हो जाती है, और इसकी तुलना में इसकी जो DPD है वो क्या होती है, कम होती है। और जल के अणु जो है वो हमेशा ही कम DPD से अधिक DPD की ओर प्रवेश करते हैं। तो इसके कारण से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंतः परासरण होगा, और उस अंतः परासरण के कारण से जल के अणु जो है वो क्या करेंगे, द्वार कोशिका में प्रवेश करेंगे, और इसके फलस्वरूप द्वार कोशिका जो है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, स्थित अवस्था में। और स्थित अवस्था में आते ही रंध्र जो है वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या हुई, दिन के समय की बात हम कर रहे हैं। दिन के समय क्या क्या चेंजेज या परिवर्तन आते हैं एक द्वार कोशिका में, इनको इस रूप में ध्यान में रखें। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे CO2 की क्या होती है, कमी होती है। CO2 की कमी होने से pH में वृद्धि होती है, और pH में वृद्धि के कारण से फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है, फॉस्फोरिलेज एंजाइम ये सक्रिय हो जाता है, और ये सक्रिय एंजाइम जो है वो मंड या स्टार्च को परिवर्तित कर देता है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जल में विलय होने के कारण से द्वार कोशिका जो है इसका परासरण दाब बढ़ जाता है, या इसकी विसरण दाब न्यूनता जो है वो बढ़ जाती है, और इसके कारण से जल के अणु अंदर की ओर आते हैं, यानी द्वार कोशिका में अंतः परासरण होता है। और अंतः परासरण जब किसी भी कोशिका में होता है तो उसमें जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ती है और वो स्थित अवस्था में आती है।
या फूलती है तो इससे द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आती है, और स्फीत अवस्था में जब ये आती है तो रंध्र जो है वो खुल जाता है, या फिर रंध्र का खुलना, ये जो क्रिया है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, सीधा सा ये ध्यान रखें। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति के पदार्थ में कमी होने का मतलब क्या हुआ? पीएच के मान में वृद्धि, अधिक पीएच पर फॉस्फोरिलेज एंजाइम का सक्रिय होना, और स्टार्च का अपघटित होना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। स्टार्च जल में अविलेय होता है, जबकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो जल में विलेय होता है। इस कारण से कोशिका में विलेय पदार्थ की मात्रा जो है वो बढ़ती है, और जब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो उसका परासरण दाब या विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है, और जल हमेशा ही कम परासरण दाब से या कम विसरण दाब न्यूनता से अधिक विसरण दाब न्यूनता की ओर अंतः परासरित होता है। तो जल के अणु दिन के समय सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिका में प्रवेश करते हैं, और द्वार कोशिका है वो स्फीत अवस्था में आती है, जिससे रंध्रे खुल जाते हैं। अब देखें रात के समय जो है वो क्या होगा? रात के समय जस्ट इससे उल्टा होता है। रात में CO2 जो है वो बढ़ती है, कारण रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो CO2 का उपयोग भी नहीं होता, उल्टे श्वसन की क्रिया होने के कारण से CO2 का मान बढ़ता है। तो CO2 का उपयोग नहीं होता तो CO2 के मान में क्या होती है? वृद्धि। और CO2 के मान में वृद्धि होने का मतलब pH के मान में क्या होना? कमी होना। और इस कम pH पर ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय, या इसकी सक्रियता नहीं रहती, और उस कारण से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो किस में बदलता है? स्टार्च में। स्टार्च जो है वो जल में क्या है? अविलेय। अविलेय होने के कारण से कोशिका में, यूं कह सकते हैं विलेय की मात्रा कम होने के कारण से कोशिका में परासरण दाब का मान घटता है, कम होता है, या इसकी विसरण दाब न्यूनता में कमी आती है, और इसकी तुलना में सहायक कोशिका जो है उसकी विसरण दाब न्यूनता अधिक हो जाती है। इसलिए जल के अणु जो है वो द्वार कोशिका से निकल कर आते हैं कहाँ पर? सहायक कोशिका में, यानी यहाँ पर क्या होता है? बहिपरासरण। और बहिपरासरण के कारण से द्वार कोशिका जो है वो कौन सी अवस्था में आ जाती है? सलथ अवस्था में। और सलथ अवस्था में आने के कारण से ये द्वार कोशिका है, इसकी आंतरिक सतह इसकी और इसके दोनों संपर्क में आती है और रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक ध्यान में रख लें, दिन के समय ये होता है, इसको ध्यान में रखें। रात के समय बस ये बता देंगे, रात के समय इससे विपरीत क्रिया होती है, और विपरीत क्रिया होने पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट शर्करा, यानी शर्करा जो है वो स्टार्च में बदलती है, और शर्करा जब मंड में बदलती है तो मंड जल में अविलेय होने के कारण से OP का मान बढ़ जाता है। सॉरी, रात के समय OP का मान घट जाता है, और जल जो है उसका बहिपरासरण होता है। ये दिन के समय है, रात के समय दृष्टि से उलट होगा। तो ये परिकल्पना जो है वो प्रतिपादित की गई थी J.D. सायरे के द्वारा। इसके बाद में एक और परिकल्पना जो है उसकी हम बात करें B, दूसरी परिकल्पना वो है स्टीवर्ड की परिकल्पना। स्टीवर्ड परिकल्पना जो स्टीवर्ड के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस या मंड शर्करा परिकल्पना का ही थोड़ा सा रूपांतरित रूप है। इन्होंने सारी बातें यही बताई, इनमें केवल यही सारी चीजें बताई गई हैं। उनके अनुसार भी यही है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे CO2 का मान कम होता है, pH के मान में वृद्धि होती है, फॉस्फोरिलेज एंजाइम सक्रिय होता है, और उसके कारण से मंड जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है। लेकिन इन्होंने बाद में ये बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जल में विलय तो है, लेकिन इसकी विलयता कुछ कम है, लेकिन ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, या फिर ये बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज जो है वो इससे ज्यादा विलेय है। अब अधिक विलेय होने के कारण से कोशिका का परासरण दाब जो है वो क्या होता है? तेजी से बढ़ता है, और उसके कारण से अंतः परासरण की क्रिया भी तेजी से होती है, और कोशिका बहुत जल्दी स्थित अवस्था में आती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो बस इसमें इतना सही है कि मंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है, यहाँ तक बताया था सायरे ने, और उसके बाद में स्टीवर्ड ने इसमें इतना जोड़ा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बदलता है वो फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज में बदल जाता है जो जल में अधिक विलेय है, और उसके कारण से
द्वार कोशिका वो स्थित अवस्था में आती है और रंध्रे खुल जाते हैं। रात में इसका क्या होता है, उल्टा होता है या विपरीत क्रिया होती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मंड में बदलते हैं तो रंध्र जो हैं वो बंदे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो परिकल्पनाएं जो हैं वो हमने पढ़ी हैं। तीसरी परिकल्पना पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना या पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, ये जो मुख्य रूप से मान्य सिद्धांत है इसको हम कल पढ़ेंगे। तो कल का ये छोटा सा टॉपिक है या छोटा चैप्टर है, कुछ भाग जो है वो हमने इसमें पढ़ा, आधा भाग जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान में रखें, परिभाषा कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। प्रकार रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के 3 प्रकार होते हैं, अधोरंध्री जिसमें निचली सतह पर पत्तियां निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, उभयरंध्री दोनों सतहों पर रंध्र बराबर रूप से वितरित होते हैं और एक अधिरंध्री केवल ऊपरी सतह पर रंध्रे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में रंध्र की संरचना, उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर ये रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि, जिसमें परीक्षा के लिहाज से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख लें, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लें, इसमें इस रूप में यूँ इसमें देख लेना और उसके अनुसार जो है वो नोटे कर लें। नोट्स वगैरह जो है वो आपको उपलब्ध हो गए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।